तो कैसे हैं जी आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साइंस का आप बोलिएगा कि बीच में सर आप छोड़ देते हैं बार बार, तो हो सके तो इस बार जो है साइंस का 8 का जो सिलेबस है वो पूरा कर दिया जाए, ठीक है। मतलब क्लास 8 का साइंस का सिलेबस तो पूरा कर ही दिया जाएगा, बीच बीच में अगर हो सके तो मैथ का भी सिलेबस पूरा करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो 8 का पहले स्टार्ट करते हैं, फिर 9th का भी आएगा, फिर 10th का भी आएगा, 6, 7th वाला का भी आएगा। तो धीरे धीरे कर करके मतलब एक बार ही पूरा बोझ को उठा कर रख नहीं लेना है। पहले पूरा साइंस को जो है क्लास 8 का जो पूरा साइंस है उसको पहले क्लियर कर लेंगे। और वो क्लियर कैसे होगा? पूरा एनिमेशन के साथ में। अगर जहाँ पे वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ वीडियो दिखाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे अरे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्रियाकलाप, जैसे क्रियाकलाप के माध्यम से तो हम लोग को बुक में होता ही है, तो वही क्रियाकलाप के माध्यमों से जो है हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। जिसको क्रियाकलाप के द्वारा नहीं किया जा सकता वो वीडियो में तो दिखाया जा सकता है, भले क्लास में नहीं दिखाया जा सकता लेकिन वीडियो में तो दिखाया जा सकता है, तो उसको वीडियो में दिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर जो है हम लोगों का दहन एवं ज्वाला। अगर NCERT वाले बच्चे होंगे तो NCERT का ये शायद 4th नंबर चैप्टर है, ठीक है। दहन एवं ज्वाला वो 4th नंबर चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। चलो क्या लिखा है, चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? आज से हम लोग क्लास 8 का साइंस का जो है सिलेबस वो शुरू करते हैं। सिलेबस मतलब साइंस का पहले पहला चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद ही ना आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर, ठीक है। तो क्या है, साइंस का पहला क्लास 8 का, कौन सी क्लास के लिए? क्लास 8 के लिए। कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो साइंस सब्जेक्ट है। चैप्टर कौन सा? तो दहन एवं ज्वाला। कितना नंबर चैप्टर है? नंबर 1 नंबर चैप्टर, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर भी क्या होगा, लेक्चर कहिए या वीडियो कहिए, वीडियो नंबर भी ये 1 होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्बशन एंड फ्लेम, ठीक है। कम्बशन एंड फ्लेम मतलब कम्बशन मतलब हो गया दहन और फ्लेम मतलब होता है ज्वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट। तो क्या है हम लोग का दहन, पहले हम लोग दहन देखते हैं। दहन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का जलना वो दहन कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ जब जलता है और जल करके उष्मा और प्रकाश देता है, समझे, कोई पदार्थ जल करके उष्मा और प्रकाश देता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। इसको ये तो हुआ परिभाषा। क्या हुआ परिभाषा? कोई पदार्थ जल करके उष्मा और प्रकाश देता है, इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। तो क्या बोले हम, अभिक्रिया और प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, तो वही दहन एक क्या है? दहन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है या फिर रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही होता है, ठीक है। अभिक्रिया है। कहिएगा सर बोले हैं कि बताएंगे आसान भाषा में, लेकिन स्टार्ट कर दिए भारी भाषा से। रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग अभी तक पढ़े नहीं कि होता क्या है। कोई बात नहीं पढ़े तो हम धीरे धीरे कर करके उसको भी लाएंगे, आसान शब्द में समझते हैं, ठीक है। दहन क्या होता है? दहन मतलब किसी भी चीज़ का जलना। कोई भी चीज़ जलते हुए देखे होंगे, जैसे कि अगर जलावन पे खाना बनता होगा तो जलावन जलता मतलब लकड़ी जलता है, तो क्या वहाँ से मिलता है हम लोग को हीट मिलता है। जैसे कि रात में लालटेन डिबिया जो होता है या फिर दीपक वो जलता है तो हम लोग को प्रकाश देता है, प्रकाश के लिए उसको जलाते हैं। या फिर ठंडी के दिन में हम लोग घूर जलाते हैं, हम लोग के यहाँ उसको घूर कहा जाता है और उसको ओलाव कहते हैं, शायद ओलाव कहते हैं, ठीक है। अलाव या ओलाव ऐसे ही कुछ कहते हैं। जो घूर होता है ना, जिसमें हम लोग सर्दी के दिनों में तापते हैं, मतलब कि जिससे हीट लेने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया। तो ये सब जो है ना, यही सब जलने का जो है ये क्रिया है, मतलब जलने का ये उदाहरण है। जैसे कि हम घूर में क्या जलाते हैं? लकड़ी जलाते हैं। जैसे कि गाड़ी जो चलती है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, किसी भी तरह का गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डीजल जो है वो जलता है, तो वहाँ भी दहन हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का जलना दहन कहलाता है। क्या बोले? किसी भी चीज़ का जलना वो दहन कहलाता है। सिंपल, किसी भी चीज़ का जलना दहन कहलाता है। जैसे पेपर में हम आग लगा, क्या पेपर जला, वो क्या है? दहन है। सिंपल, बस कुछ नहीं। किसी भी चीज़ का जलना क्या है? दहन कहलाता है। समझ गया दहन क्या होता है? चलिए, अब दहन हो गया खत्म। अब इसी दहन से जो है वो पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है दाह्य पदार्थ, एक होता है अदाह्य पदार्थ। अब बोलिएगा ई क्या है? दाह्य और अदाह्य। दाह्य मतलब जो पदार्थ आसानी से जल जाए, जो पदार्थ
जल जाए, आसानी से जल जाए। इस दाह्य पदार्थ को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। जो पदार्थ जलता है या फिर जो पदार्थ आसानी से जल जाए। जलने के लिए तो हम कुछ को भी जला सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम जला सकते हैं। हीट दीजिए, उसकी कैपेसिटी के अनुसार हीट दीजिए। अगर लोहा को जलाना है तो लोहा के अनुसार उसको हीट देंगे तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा। अगर सोना को, जैसे कि लोहा को भी तो पिघलाया जा सकता है, सोना को भी तो पिघलाया जा सकता है, मतलब उसको भी जलाया जा सकता है, लेकिन क्या उसके लिए हीट चाहिए। तो क्या पहला क्या चीज़ होना चाहिए? ये होता है दाह्य और ये होता है अदाह्य। दाह्य मतलब क्या होता है? दाह्य मतलब होता है जो पदार्थ आसानी से जल जाए उसको कहते हैं दाह्य पदार्थ, और जो पदार्थ आसानी से न जले उसको कहते हैं अदाह्य पदार्थ। यहाँ लिख देते हैं पदार्थ। ठीक है, एक होता है दाह्य पदार्थ और एक होता है अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ आसानी से जल जाए उसको कहते हैं दाह्य पदार्थ, जो पदार्थ आसानी से न जले उसको क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी पदार्थ के जलने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। क्या बोले? किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, वही पढ़ना है। क्या बोले? दहन के लिए आवश्यक शर्तें, शर्तें बोलिए या फिर ज़रूरतें बोलिए, मतलब किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए। मतलब दहन जो क्रिया होती है, दहन जो अभिक्रिया है, उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सा चीज़ होगा तो काम चल जाएगा, कौन सा चीज़ नहीं होगा तो काम चल जाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो दहन के लिए जो है 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक में ज्वलनशील पदार्थ का होना, दो में ऑक्सीजन जरूरत है, इसी को हम लोग वायु कहते हैं, वायु में ही ना ऑक्सीजन होता है। और तीसरा में क्या? तीसरा में हम लोगों का ज्वलन ताप। चलिए, अब ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ आसानी से जल जाए उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से जल जाए उसको क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, मतलब मोम हो गया, ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ये सब क्या? ये सब आसानी से जल जाए, इसको क्या कहते हैं? ये सब हो गया ज्वलनशील पदार्थ। क्या हो गया? ज्वलनशील पदार्थ। उसका आता है हम लोग का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होता है? वायुमंडल में। कहाँ होता है? वायुमंडल में। तो किसी भी चीज़ के जलने के लिए, मतलब दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन वो नहीं जलेगा, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तीसरा क्या? ज्वलन ताप। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है अब समझते हैं। तो ये 3 चीज़ जरूरत है। ज्वलन ताप अभी हम बताते हैं क्या होता है। तो यही 3 चीज़ जरूरत है कि ज्वलनशील पदार्थ का होना, ऑक्सीजन का होना और ज्वलन ताप का होना। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? 3 शर्तें हैं। एक है ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलनशील पदार्थ मतलब जो पदार्थ जलेगा उसी को ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। दूसरा क्या? ऑक्सीजन का होना। तीसरा क्या? ज्वलन ताप का होना। अब देखते हैं ये ज्वलन ताप क्या होता है। इसको मिटा लेते बाबू, ठीक है। क्या लिखे हम? ज्वलन ताप। देखो ज्वलन ताप क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन होता है वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर, जिस ताप पर, वह न्यूनतम तापमान जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। देखिए क्या बोले? वह न्यूनतम तापमान मतलब वह सबसे कम तापमान, मतलब मिनिमम वह तापमान जिस तापमान पे, मतलब जिस ताप पे, जिस हीट पे कोई पदार्थ जो है वो जलना प्रारंभ करता है। तो जैसे कि लकड़ी हो गया, तो लकड़ी, सूखी लकड़ी वो जल्दी जल जाएगा, जो भींगा हुआ लकड़ी होगा वो देर से जलेगा। पेपर हो गया वो जल्दी जल जाएगा। जैसे कि प्लास्टिक हो गया वो जल्दी जल जाएगा। मतलब पेपर की तुलना में अगर प्लास्टिक को जलाना हो तो पहले कौन जलेगा? पेपर जलेगा, उसके बाद प्लास्टिक जलेगा। तो यही ना, पेपर का ज्वलन ताप प्लास्टिक के ज्वलन ताप से क्या है? कम है। समझ में आ रहा है? पेपर का जो ज्वलन ताप है वो प्लास्टिक के ज्वलन ताप से कम है। इसका मतलब क्या है कि सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। क्या लिखेंगे? सभी पदार्थ का ज्वलन ताप, सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है।
अलग अलग, सभी पदार्थ का ज्वलनताप अलग अलग। अब ज्वलनताप क्या होता है समझ में आ गया? जिस तापमान पर, मतलब जोन तापमान पर कोनो पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जो जलना प्रारंभ करता है, जिस पदार्थ को जलाना है, मतलब जिस ज्वलनशील पदार्थ को जलाना है, उस ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलनताप, मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह पदार्थ चलेगा, वही उसका ज्वलनशील ताप है। बस समझ गए? तो जलने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। क्या? एक ज्वलनशील पदार्थ का होना जिसको हमको जलाना है, दूसरा क्या? ऑक्सीजन का होना। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का है, वायु में रहेगा ऑक्सीजन, हवा बंद कर देंगे तो जलेगा कहाँ से? जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको बताएंगे, ठीक है। तो एक क्या? ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा ऑक्सीजन का होना, तीसरा ज्वलनताप का होना। ज्वलनताप क्या होता है? वह तापमान, वो तापमान जो तापमान पर जो है कोनो पदार्थ जलना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि यह अभी भी तापमान है ना, ये तापमान, इस तापमान पे जो है सोडियम जल जाएगा, सोडियम वो जल जाएगा। इसलिए हम लोग सोडियम को जो है ना मिट्टी जो तेल होता है, मिट्टी या तेल जैसे हम लोग कहते हैं, मिट्टी तेल में उसको डुबा कर रखते हैं। तो क्या है? सोडियम का ज्वलनताप, सोडियम का जो ज्वलनताप है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो कमरे के तापमान पर जलना प्रारंभ कर देता है। समझ में आ गया? तो सभी पदार्थ का ज्वलनताप अलग अलग होता है। तो सोडियम जो है वो कमरे के तापमान पर ही जलना प्रारंभ कर देगा, उसको जो है 30-35 डिग्री मिलेगा, वो जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो जले नहीं। जैसे कि पेपर हो गया, तो पेपर को हम माचिस की एक तिल्ली लगाएंगे तो वो जलना प्रारंभ कर देगा, लेकिन माचिस की एक तिल्ली से मोटा लकड़ी होगा वो थोड़ी नहीं जलेगा। मोटा लकड़ी या फिर जैसे कि भींगा लकड़ी और सूखा लकड़ी का हम एग्जाम्पल ले, तो सूखा लकड़ी होता है वो थोड़ा जल्दी जल जाता है, लेकिन भींगा लकड़ी होता है वो पहले सुनुगता है, सुनुग के धुआं के गरम होता है, गरम होने के बाद में वो क्या होता है? वो फिर जलना प्रारंभ करता है। मतलब क्या? वह उसका ज्वलनताप जो है, सूखा लकड़ी का ज्वलनताप, जो भींगा लकड़ी का ज्वलनताप, वो दोनों अलग अलग है। सूखा लकड़ी पहले जल जाएगा तो उसका ज्वलनताप क्या है? कम है, और भींगा लकड़ी उसके बाद जलेगा तो उसका ज्वलनताप क्या है? ज़्यादा है। सभी पदार्थ का ज्वलनताप अलग अलग होता है, यही हुआ ज्वलनताप। समझ में आ गया? अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। ये समझ के क्या होता है ज्वलनताप? तो जलने के लिए 3 शर्त, उसी में एक क्या है? हम लोग का ज्वलनताप। इसके बाद क्या पढ़ना हम लोगों को? इसके बाद है हम लोगों को माचिस। क्या है? उसके बाद पढ़ना हम लोगों को माचिस। क्या पढ़ना है? माचिस के बारे में। तो दहन क्या होता है समझ गए? दहन के लिए क्या क्या जरूरत है उसको समझ गए, और उन जरूरतों में होता क्या क्या, मतलब ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, और ज्वलनताप क्या होता है वो समझ में आ गया। इसके बाद जो है हम लोग को माचिस के बारे में पढ़ना है। माचिस, आप लोग माचिस देखे होंगे घर में, मेरे पास भी एक माचिस है, दिखाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ भी एक माचिस है, ये माचिस है। यही माचिस में है ना, जो कुछ तिल्लियाँ होती हैं और ये इसका डब्बा है, यही माचिस है। तो ये माचिस के ही बारे में पढ़ना है। तो माचिस के बारे में हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये माचिस, फोटो बनाए क्या? हाथ में है ये, तो फोटो बनाने से क्या फ़ायदा? हम जला के दिखाते हैं, लेकिन तिल्ली कम है। देखो कितना तिल्ली है, 4 1 5 ही तिल्ली है, एक तो कम है, एक ऊपर से गिर रहा है, देख रहे हैं क्या? ये माचिस है। ये माचिस में जनरली हम सिंपल बताते हैं ये माचिस जलता कैसे है। इस माचिस के तिल्ली पे पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। इस माचिस के तिल्ली पे, याद कर लीजिए, इस माचिस के तिल्ली पे पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, और इस माचिस के इस सतह पे, इसी सतह से हम इस तिल्ली को रगड़ते हैं। माचिस के इस सतह पे लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप में लगा देते हैं, इनमें पोटेशियम क्लोरेट का लेप लगा देते हैं। और जब इसको हम रगड़ते हैं आपस में, तो ये क्या होता है? ये जो है जल उठता है। समझ आ गया? अब इसी तिल्ली से हम एक और चीज़ बताते हैं, देखिए। उसके बाद पढ़ना हम लोग को ज्वाला के क्षेत्र। इसमें देखिए, ये ज्वाला के 3 क्षेत्र दिख रहे हैं आप लोग को। ये नीचे, ये बाहरी वाला दिख रहा है ब्लू, फिर बीच में पीला, और उसके अंदर में जो है वो काला दिख रहा है। हाथ जल जाएगा, उसको मोमबत्ती से दिखाना होता है, ठीक है।
हम एक ही काठी से देख रहे हैं, दो दो काम कर रहे हैं, मतलब कि एक तीर दो निशाना होता है ना, समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन ट्राई किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माचिस के बारे में समझ में आ गया। माचिस क्या है? माचिस जिससे हम लोग आग को जलाते हैं। पहले आग जलाने के लिए तो माचिस था नहीं, तो क्या करते थे, पत्थर को पत्थर से रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न होता था, और उस चिंगारी को हम लोग सूखा जो पत्ता उत्ता होता था उसमें पहले आग पकाते थे, फिर उस सूखा पत्ता से जो है लकड़ी में आग पकड़ा, लकड़ी में पकड़ेगा तो उसके बाद पूरा पकड़ लेगा, ठीक है। तो क्या पहले हम लोग पत्थर से पत्थर रगड़ करके आग उत्पन्न करते थे। अब क्या है, अब माचिस का तिल्ली है, बारी एक बार में जल जाएगा उसका। अब क्या आ गया, अब LPG है, लाइटर बारी है, काम कर जाएगा, ठीक है। अब शुरू क्या क्या किए हम लोग, माचिस। तो माचिस के बारे में जो है देखते हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग को माचिस के बारे में। बुक में आप लोगों को जो है पहले माचिस का इतिहास दिया हुआ है। तो माचिस का इतिहास क्या है कि 1845 से लेकर के 1856 तक, 55 वही 55, हाँ 56 तक, नहीं 55 तक, मानिए 55 तक, ठीक है। इस माचिस के जो आविष्कार में जो है वो बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। पहले माचिस का तिल्ली आया। माचिस की तिल्ली मतलब कि अभी जो है पूरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो कोई भी चीज़ एक के बजाय स्टैंडर्ड थोड़ी नहीं बन जाता। जैसे ये चौक ही है, तो ये चौक एक के बजाय स्टैंडर्ड थोड़ी नहीं बन गया होगा। इस चौक को पहले चौड़ा बनाया गया होगा, फिर गोला बनाया गया होगा, फिर लंबा बनाया होगा, फिर छोटा बनाया गया होगा, फिर एक स्टैंडर्ड इसका साइज लिया हो गया होगा कि हाँ अगर इतना रखते हैं तो ये पकड़ करके काम चल जाएगा। तो लेकिन ये माचिस है ना, तो ये देख रहे हैं, ये 10 साल लगा, मतलब ये माचिस को पूरा बनने में 10 साल लगा। स्टार्ट कब से हुआ, 1845 से, और बन के रेडी कब हुआ, मतलब जिस माचिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाल फास्फोरस वाला माचिस का, जिसके डिब्बी के सतह पर लाल फास्फोरस लगा होता है और तिल्ली पे क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। तो ये बन के कब रेडी हुआ, ये बन के रेडी हुआ हम लोगों को 1855 में। कब रेडी हुआ हम लोगों को, 1855 में। कब रेडी हुआ, 1855 में। तो इसको बनाने वाले थे हम लोग को कार्ल लुंडस्टोन। क्या नाम है, कार्ल नाम याद नहीं, हम देख लेते हैं नाम, लुंडस्टोन। क्या नाम है, कार्ल लुंडस्टोन। बाबा जी आए और कहा कि कब तक ले पत्थर से पत्थर रगड़िएगा, अब तो कुछ नया आविष्कार होना चाहिए ना। तो वो पत्थर से पत्थर रगड़ने का जो है काम को आसान कर दिए माचिस के तिल्ली से। तो यही जो है सबसे पहले लाल फास्फोरस वाला जो कंसेप्ट है, लाल फास्फोरस वाला जो माचिस का तिल्ली है, जो माचिस है, सॉरी माचिस के डिब्बा पे जो लाल फास्फोरस लगा होता है, वो वाला जो माचिस है, यही कार्ल लुंडस्टोन जी जो है वो 1855 में लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1855 में। उसके बाद से हम लोग माचिस का तिल्ली का इस्तेमाल करने लगे। माचिस इस्तेमाल कीजिए, घूर जलाइए। घूर क्या होता है, वही अलाव होता है, उसको घूर कहते हैं। घूर जलाइए, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो है बोलते हैं ना, एक माचिस की तिल्ली से आपके महल को जला सकते हैं। भाई एक माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। तो यही स्टार्ट हुआ जलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये खत्म हुआ हम लोग का माचिस। माचिस में बहुत कुछ नहीं पढ़ना था, बस थोड़ा सा ही था कि माचिस का इतिहास क्या है। तो वही माचिस का बनाए कौन, मतलब जिस माचिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कौन बनाए, कार्ल लुंडस्टोन। और इस माचिस के बारे में क्या बना था कि माचिस का डिब्बा होता है और माचिस की तिल्ली होती है। माचिस की तिल्ली पे क्या लगा होता है, माचिस की तिल्ली पे पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। और माचिस के डिब्बा पे क्या लगा होता है, माचिस के डिब्बा के जिस सतह से रगड़ने पर जलता है उस सतह पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, माचिस खत्म। अब अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग, मोमबत्ती। अब क्या पढ़ना हम लोग को, मोमबत्ती के बारे में। माचिस खत्म, उसके बाद क्या है, मोमबत्ती। क्या, मोमबत्ती। ये मोमबत्ती में क्या होता है, ईंधन के रूप में मोम जो जलता है, ठीक है। क्या मोम, तो मोम के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है जो प्राकृतिक रूप से कहाँ से आता है, मधुमक्खी के छत्ता से। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। अल्लाह में बनाना चाहे तो हाइड्रोजन और कार्बन का अभिक्रिया कराइए, हाइड्रोकार्बन से जो है मोमबत्ती बन जाएगा। तो ये मोम बन जाएगा, उस मोम के बीच में एक धागा लगा दीजिए, वो मोमबत्ती बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो मोम क्या है, मोम एक ईंधन है जो मोमबत्ती के रूप में जलता है। तो अभी जलता कैसे है, जैसे कि एक देखिए,
यहाँ एक मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है। फोटो खराब हुआ तो मेरी गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो क्या मेरी गलती कहाँ से हो जाएगी इसमें? ठीक है। मान लीजिए लौगत्ता को थोड़ी होता है इसका, मान लीजिए मोमबत्ती है, क्या है? मोमबत्ती है। तो इस मोमबत्ती के बीचों बीच में क्या लगा होता है? ये धागा लगा होता है, धागा लगा है, धागा लगा है, धागा लगा है। यही धागा के माध्यम से जो है, और इस धागे के पहले ऊपरी सिरे में जो नया मोमबत्ती जब निकालते हैं तो धागा के ऊपरी सिरा में भी जो है मोम लगा होता है। अब उसमें सलाई की काठी हम लोग जलाते हैं, सलाई की काठी मतलब माचिस को ही सलाई कहते हैं, ठीक है। माचिस की काठी से इसको जलाते हैं तो मोम जलता है, मोम से फिर उस धागा में आग लगता है, फिर वो धागा जो है वो जलना स्टार्ट करता है, तो फिर ये नीचे का जो मोम है वो पिघल करके इस धागा के माध्यम से ऊपर जा करके जलता है। तो हाइड्रोजन जलता है तो क्या देता है? वो वो क्या प्रकाश देता है। हाइड्रोजन जलता है तो वो प्रकाश देता है, साथ साथ में वो कार्बन को भी जलाता है, जो ऊपर के रूप में जो है वो काला काला जो दिखाई देता है धुआं के रूप में वो दिखाई देगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें हाइड्रोजन जलता है तो हम लोग को क्या देता है? जब हाइड्रोजन जलता है तो हम लोगों को उजाला जाता है। तो मोमबत्ती का काम क्या है? उजाला के लिए हम लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो यही मोमबत्ती है। तो अभी मोमबत्ती लेके आए कौन? एहू में कौन? बाबा जी होंगे। तो ई बाबा जी आए थे 1860 में। माइकल फैराडे उनका नाम था। क्या नाम था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बाबा जी आए थे मोमबत्ती कंसेप्ट लेकर के कि मोम को जलाएंगे। तो माइकल फैराडे जी कौन थे? तो माइकल फैराडे जी जो है ना वो बाबा जी हम लोग ऐसे ही बोले, लेकिन ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मतलब ये विज्ञान की समझ बहुत ज़्यादा रखते थे। उस समय विज्ञान की समझ रखना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो वो विज्ञान की समझ रखते थे, तो वो बहुत जगह भाषण दिया करते थे और लोगों को विज्ञान के बारे में बताते थे, मतलब वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताते थे, ठीक है, कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है। फिर वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किए, बहुत सारा चीज़ इनोवेट भी किए, तो नया नया चीज़ वो लेके आते हैं, ठीक है। उसी में एक मोमबत्ती भी था जो कब लेके आए थे? वो 1860 में। कब? 1860 में। तो 1860 से हम लोग का मोमबत्ती जो है वो जलना स्टार्ट हो गया। अब मोमबत्ती जलता कैसे है? वही मोमबत्ती में मोम लगा, मोम होता है जो एक ईंधन है, वही ईंधन जलता है और बीच में धागा लगा होता है। इस धागा के माध्यम से वो ऊपर की ओर मोम जो है पिघल कर जाता है और जलता है। तो क्या देता है हम लोग को? उजाला जाता है, प्रकाश देता है, ठीक है। खत्म हुआ हम लोग का मोम का इतिहास। मोम मतलब मोमबत्ती। ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ही है। आप लोग क्लास 8 में क्या पढ़ेगा? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही कर करके पढ़ लेना है। क्या करना है? थोड़ा थोड़ा ही ले करके पढ़ लेना है। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को? उसके बाद पढ़ना है आग पर नियंत्रण। क्या पढ़ना है? आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण क्या है? आग पर नियंत्रण। नियंत्रण मतलब आग की रोकथाम कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? जो आग को जलने के लिए ज़रूरत है उसी को बंद कर देंगे। तो आग को जलने के लिए क्या ज़रूरत है? पहले में तो हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन। तो किसी भी तरह से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दे। कथी कर दे? जयबे न करबे, तू जयबे न करबे। ऑक्सीजन की सप्लाई को हम बंद कर देते। ये जलेगा? कभी जलेगा? नहीं जलेगा। तो आग को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देंगे। दूसरा में क्या कर सकते हैं? जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हम वहाँ से हटा देंगे। ज्वलनशील पदार्थ का हटा देंगे तो वो जलवे नहीं करेगा। जैसे कि चूल्हा में लकड़ी घुसल रहता है, ठीक है, तो वो जलते रहता है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी आवा का निकाल देते हैं, आग बुझ जाएगा, खत्म, ठीक है। तीसरा में क्या कर सकते हैं? तीसरा में क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर तो यही करते हैं, ऑक्सीजन की कर देते हैं या फिर ज्वलनशील पदार्थ को हटा सकते हैं। और तीसरे में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ज्वलन ताप के बारे में ना। तो इस पदार्थ का ज्वलन तापे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? सो देखिए, अब देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे बंद कर सकते हैं। वहाँ ऑक्सीजन है तो वहाँ पानी डाल देंगे,
वहाँ बंद हो जाएगा। बोलिए कि पानी डालने से ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे बंद होती है, इससे देखिए। जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और नीचे क्या है, आग जल रहा है तो वो हीट है। जब हम पानी डालते हैं तो वो जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन से जो है जलवाष्प भारी होता है, इसलिए जो है वो ऑक्सीजन को चारों तरफ से, मतलब जो आग है उसको चारों तरफ से घेर लेता है। अब जो चारों तरफ से घेर लेगा उसको, तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिस कारण जो है आग बंद हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में जो है जब हम पानी डालते हैं तो जो पदार्थ जल रहा होता है उसका ज्वलन ताप जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ज्वलन ताप उसका बढ़ जाता है, तो उस कारण भी जो है वो आग बंद हो जाती है, आग जलना बंद हो जाती है। तो क्या कोई पूछेगा कि जब हम पानी डालते हैं तो आग जलना बंद क्यों कर देती है? तो सिंपल बात है कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी जो है वो जलवाष्प रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जलवाष्प रूप में बदल जाती है और वो आग को चारों तरफ से घेर लेती है, आग को घेर लेती है, जिस कारण से ऑक्सीजन का सप्लाई जो हो वो बंद हो जाता है और फलस्वरूप जो है हमारा आग जलना बंद कर देता है, आग बुझ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा क्या है, ज्वलनशील पदार्थ को हटा देंगे। तो बताया है कि चूल्हा में लकड़ी जल रहा है, ठीक है, चूल्हा में लकड़ी जल रहा है तो लकड़ी जब को निकाल देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो वही है कि ज्वलनशील पदार्थ को हटा देंगे तो वो जलवे नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ को बढ़ा देंगे। तो इस ज्वलनशील पदार्थ को बढ़ाने का क्या उपाय है, वही बताया है कि जब लकड़ी जल रहा है, लकड़ी अब पानी पटा दिएगा, वो ठंडा जाएगा ना। बोलते हैं ना कि तू गरमाया है तो थोड़ा ठंडा देते हैं, तो वही वो गरमाया है उसको ठंडा दीजिए। जब ठंडा देंगे तो उसका ज्वलन ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर वहाँ तक जो ज्वलन ताप पहुँचेगा उसके बाद ना वो पदार्थ जलेगा। कोई पदार्थ का ज्वलन ताप हम बढ़ा दिए तो उसको जलने के लिए ज्वलन ताप चाहिए, तो वो बढ़ा हुआ ज्वलन ताप है, तो अब वहाँ तक पहुँचेगा तब ना वो जलेगा, तब तो लेता हम आग बंद हो गए, तो वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। तो यही तीन चीज़ हम कर करके हम लोग आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, अब आग पर नियंत्रण पाने के लिए जो है हम लोग पास एक यंत्र भी होता है जिसको अग्निशामक यंत्र कहते हैं ना, जो लाल कलर का जो बक्सा थे, क्या सिलेंडर लगा होता है, ऑफिस में लगा हो, स्कूल में भी लगा होगा आप लोग को, अग्निशामक यंत्र है। क्या है वो, अग्निशामक यंत्र। तो उसमें क्या है, उसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए क्या होता है उसमें, एक अग्निशामक यंत्र है, अग्निशामक यंत्र के बारे में। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम वहाँ पर होती है, आग जल रहा होता है, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है, फलस्वरूप आग हमारा बंद हो जाता है। तो सिंपल बात है कि आग को जलने से रोकने के लिए तीन ही काम करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे हुआ बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा। साथ साथ में दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्वलनशील पदार्थ को ही हटा देंगे, जो पदार्थ जल रहा है उसी को हटा देंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं, हम लोग जो पदार्थ जल रहा है उसका ज्वलन ताप बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, उसका ज्वलन ताप बढ़ा देंगे। फलस्वरूप क्या होगा, तीनों में से कोई भी काम कर देंगे तो हमारा जो आग जलना बंद कर देगा। क्या हो जाएगा, आग जलना हम लोगों का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डस्ट आ गया, ये रहा कि आग पर हम लोग नियंत्रण कैसे पाएंगे। बस इसके बाद भी कुछ पढ़ना है क्या, एक है ज्वाला का क्षेत्र। हाँ, एक जो हम बता रहे थे कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए एक नंबर होता है 101 टोल फ्री नंबर है, जिसमें फायर ब्रिगेड वाला को हम लोग बुला लेते हैं। तो 101 पर अगर कहीं भी आग लगी हुई है या फिर आग लगने से कोई घटना घट रही है तो इस पर जो है बेसी आपा न खो करके इस पर 101 पर तुरंत कॉल करना चाहिए, ताकि वो फायर ब्रिगेड वाला सब आए और आग को जल्द से जल्द नियंत्रण में पा ले। ठीक है, जैसे कि आग अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा हुआ है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कैसे कीजिएगा। जैसे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि जब मोमबत्ती जल रहा है तो उसको हम गिलास से ढक देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, जब मोमबत्ती जल रहा है तो उसको क्या किया, गिलास से ढक दिया, तो वहाँ क्या, वहाँ आग जो है वो जलना बंद कर दिया। तो यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दे रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी घर में आग लगा हुआ है और इतना बड़ा गिलास कहाँ से आएगा,
आएगा कहीं से इतना बड़ा गिलास। या फिर एक भी और भी क्वेश्चन है हम लोग के बुक में कि जब हम कंबल जो है, जब कोई आदमी जल रहा होता है तो उसको हम कंबल में क्यों लपेट देते हैं, और कंबल लपेटने से आग जो है वो जलना बंद कैसे कर देता है। तो वहाँ भी क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। आग जब जल रहा है तो हम कंबल से लपेट दिए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बंद हो गया, फलस्वरूप आग हमारा जलना बंद कर दिया। तो यही जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे। लेकिन वहाँ घर में आग लगा हुआ है तो वहाँ तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वहाँ हवा तो आवे करेगा, कैसे बंद कीजिएगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ही छिड़काव करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही वहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि जब आग जलना बंद हो जाए तो तुरंत 101 पे कॉल करेंगे, खटाक से फायर ब्रिगेड आएगा और आग बंद। ठीक है। तो अब एक हम लोग का ज्वाला के क्षेत्र, क्या पढ़ रहे हैं, ज्वाला के क्षेत्र। ज्वाला ज्वाला ज्वाला, एक गाना सुने हुए, ज्वाला ज्वाला ज्वाला, ज्वाला के क्षेत्र। अभी हम तुरंत बता रहे थे कि माचिस की तिल्ली हम जलाए थे तो वहाँ पे जो 3 भाग हमको दिखाए थे। तो हम मोमबत्ती बनाते हैं, ये ज्वाला क्या होता है, ये जब पूछिएगा ना। तो आग जब हम जलाते हैं तो उसको लौ जो होता है, लौ, उसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, ई जो है ना, ई। वाह, देख रहा है कितना अच्छा फिगर बना मेरे से। तुम लोग कहता है कि फिगर नहीं आता हमको बनाने, हाँ गलत बात, हमारा फिगर नहीं आता बनाने। देख रहा है कितना अच्छा बना है फिगर। कोई बात नहीं, चलो देखो ये क्या है, इसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाला 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 ज्वाला। तो ये ज्वाला कहाँ है, कहीं भी आग जलेगा तो वहाँ तो ज्वाला होबे करेगा, आग जलेगा ज्वाला होगा ना। जैसे कि LPG जलता है तो उसका बुलू बुलू ज्वाला होता है, ठीक है। तो उसमें केमिकल जलते रहता है, वहाँ बुलू बुलू देता है। लेकिन ज्वाला जो है, अगर सिंपली ज्वाला देखा है, जैसे कि दीपक में ज्वाला देखेंगे, आग जलाएंगे वहाँ ज्वाला देखेंगे, जैसे कि मोमबत्ती जलाएंगे वहाँ ज्वाला देखेंगे। तो वहाँ ज्वाला के जो है 3 क्षेत्र होते हैं। क्या लिखेंगे, ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितना क्षेत्र, 3 क्षेत्र। कौन कौन, तो एक होता है आंतरिक भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है बाहरी भाग। बाह्य कहिए या बाहरी कहिए, ठीक है। दिख रहा है ना, बाह्य या बाहरी, नहीं दिख रहा होगा सुन सकते हैं ना आप लोग, शायद नहीं दिख रहा होगा मेरे अंदाज से। क्या है ये मध्य भाग, तो किसी बुक में ये बाह्य भाग को पहले लिखा, मध्य भाग को बीच में, आंतरिक भाग को बाद में। यही ज्वाला के 3 क्षेत्र मतलब क्या, ये एरिया। तो ये ज्वाला जो है इनमें 3 गो एरिया है। देखिए ये अंदर वाला जो होता है, अंदर वाला हम कभी दिखाएंगे, इसी अंदर वाला को कहते हैं हम लोग आंतरिक भाग। क्या कहते हैं, आंतरिक। इस बीच वालों को हम लोग कहते हैं मध्य भाग। क्या कहते हैं, मध्य। और ये बाहर जो है, ये बाहर इसको कहते हैं हम लोग बाह्य भाग। अब देखिए खासियत क्या है कि आंतरिक भाग काला होता है, मध्य भाग पीला होता है, और ये जो है ये नीला होता है, ब्लू। ठीक है। देखिए क्या होता है, अभी हम एक जला कर दिखाते हैं आपको, अगर दिख जाए तो अच्छा है। ये माचिस तो ख़त्म हो गया, 2 रुपये खर्चा हो जाएगा मेरा, फिर हो जाएगा ना। देखिए हाँ, हम दिखा, ये आ गया। देखिए ये क्या है, ये बीच में आपको काला दिख रहा है, ये काला है। और साइड से देखिए ये ब्लू दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ब्लू। और देखिए बीच में देखिए, बीच में क्या है, पीला है ना। तो यही काला वाला जो है इसको आंतरिक भाग कहेंगे, पीला वाला को ब्लू भाग, पीला वाला को मध्य भाग, और जो नीचे है जो बाहर में ब्लू भाग है उसको कहेंगे हम लोग बाह्य भाग। तो यही है ज्वाला के 3 क्षेत्र। कोई भी पदार्थ जलेगा तो उसमें ज्वाला होगा, और ज्वाला होगा तो उसी ज्वाला के जो है वो 3 क्षेत्र है। कौन, एक है आंतरिक, एक बाह्य, एक मध्य और एक बाह्य। यही ज्वाला के 3 क्षेत्र है। पहचाने का क्या तरीका है, आंतरिक भाग काला होता है और यहाँ पे तापमान कम होता है, ताप कम, ठीक है। मध्य भाग पीला होता है, यहाँ पे तापमान इससे ज़्यादा होता है। क्या कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा। अब बाह्य भाग क्या होता है, नीला होता है, और यहाँ तापमान सबसे ज़्यादा। समझ में आ गया। बस सुन के लिख लेना है, क्योंकि ये नोट्स अगर चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो एक मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए, तो हम भेज देंगे, ठीक है। तो क्या अगर यहाँ से देख के समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भेज दूँगा नोट्स।
क्योंकि ये पूरा डिफिनीशन लिखना वो हो नहीं सकता है मेरे से, ठीक है। तो क्या ये ज्वाला के क्षेत्र में है, तो ज्वाला के 3 क्षेत्र कौन, एक आंतरिक भाग, एक मध्य भाग, एक बाह्य भाग। हम अभी करके दिखाएं कौन कौन है। तो आंतरिक भाग क्या पहचानेंगे, जो बीच में काला काला होता है वैसी को आंतरिक भाग कहते हैं, वहाँ पे तापमान कम होता है। बीच वाला भाग होता है वो पीला होता है, जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग मध्य भाग। वहाँ पे तापमान जो है आंतरिक भाग से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो है बाह्य भाग, बाह्य भाग में क्या होता है, बाह्य भाग जो है वो नीला नीला होता है, नीला नीला कलर का होता है, जो अभी भी हम दिखाएं नीला कलर का जो है, तो उसी को कहते हैं बाह्य भाग। वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आग के हम लोग ऊपर में हाथ रखते थे, वो आग क्या होता है, जल जाता है, लेकिन आग के हम बीच में हाथ घुसाएंगे वो कम जलेगा, तापमान कम होता है, क्योंकि काला वाला भाग में तापमान क्या होता है, कम होता है। पीले वाला में उससे ज़्यादा होता है, उसके बाद नीला वाला जो होता है वो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही रहा हम लोग का नोट्स, ज़्यादा कुछ था नहीं, ज्वाला के 3 क्षेत्र तक, ज्वाला के क्षेत्र तक था। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, दहन पढ़े, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ पढ़े, साथ साथ में क्या पढ़े हम लोग क्या पढ़े बाबू, हाँ ज्वलनशील क्या पढ़े, जलने के लिए आवश्यक शर्तें पढ़े, जिसमें क्या था ज्वलनशील पदार्थ के बारे में था, ऑक्सीजन के बारे में था और ज्वलन ताप के बारे में था। हम पूरा बता दिए क्या क्या होता है। उसके बाद जो जल रहा है कोई पदार्थ, तो उसको जलने के लिए रोकेंगे कैसे, तो वही जो जलने के लिए जरूरत है उसको बंद कर देंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे, ज्वलनशील पदार्थ को हटा देंगे या फिर ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे, ठीक है। साथ साथ में हम लोग अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़े, मोम के बारे में पढ़े, माचिस के बारे में पढ़े, और अभी आखिर में हम लोग ज्वाला के क्षेत्र के बारे में पढ़े। ज्वाला क्या होता है, कोई भी पदार्थ जलता है तो उसका जो फ्लेम होता है, इसी को ना फ्लेम को ज्वाला कहते हैं, अंग्रेजी में उसको फ्लेम कहते हैं। वो जो फ्लेम होता है जो जल रहा होता है भाग, जैसे कि ये मोमबत्ती है, इसमें ये क्या है, ये बत्ती जल रहा है, लेकिन इसका ज्वाला क्या, ये ज्वाला है, ठीक है। तो यही ज्वाला होता है। इसमें 3 क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र होता है। एक होता है मध्य भाग, बीच वाला को मध्य भाग कहते हैं, अंदर वाला को आंतरिक, बाहर वाला को बाह्य भाग, ठीक है। पहचानने का क्या तरीका है कि आंतरिक भाग काला होता है जहाँ पे तापमान कम होता है, मध्य भाग पीला होता है जहाँ पे तापमान आंतरिक भाग से ज़्यादा होता है, और बाहर में क्या होता है, नीला भाग होता है जहाँ पे तापमान जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लंबा चौड़ा वीडियो है, अगर देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं देखे होंगे तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम जो इसका क्वेश्चन आंसर बच गया, नोट्स खत्म है, बस यही नोट्स है, छोटा छोटा टॉपिक है। अगर नोट्स लिखित रूप में चाहिए तो मैसेज कीजिए मुझे, हम आपको लिखित रूप में फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला वीडियो जो आएगा वो क्वेश्चन आंसर का आएगा। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।